Hello students, I am Dr. Aniket, Assistant Professor of Agronomy at University of Agriculture and Technology Banda, and welcome to this channel Agronomy Simplified, where we make agronomy easy to understand. तो आज कंटिन्यू करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी फार्मिंग सिस्टम का सबसे बेसिक कंपोनेंट दैट इज क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम। अब इस वीडियो में और आने वाले 2-3 वीडियो में हम लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन की बात करेंगे। आज से जो वीडियोज़ है हमारे थोड़े से शॉर्ट रहेंगे, 10-10, 12-12 मिनट्स के अलग अलग पार्ट्स में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन इन फार्मिंग सिस्टम्स। शुरू में बात करेंगे द रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडियन एग्रीकल्चर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लाइफ स्टॉक और राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो वहाँ पर आपको जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, इन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने। हमें पता है कि पशुधन भारतीय कृषि का एक अभिन्न अंग है और रूरल इकोनॉमी इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। दूसरी बात है कि फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारी जो इंडियन डाइट है पर्टिकुलरली प्रोटीन्स में थोड़ा सा डिफिशिएंट होती है। पल्सेस के थ्रू हमें जनरली प्रोटीन्स मिलते हैं, लेकिन जो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन है उसके कारण एनिमल एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है प्रोटीन्स सप्लीमेंटेशन का। एनिमल का चाहे दूध हो, मीट हो, एग्स हो, वहाँ से हमें बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं। और आजकल हमारा डाइट भी शिफ्ट होता जा रहा है। पहले जो वेजिटेरियन की संख्या बहुत ज़्यादा थी, अब नॉन वेजिटेरियन खाने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, जो हमें जहाँ के जो प्रोडक्ट्स है लाइफ स्टॉक कंपोनेंट से ही रिसीव हो रहे हैं। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इसका रोल है। जो भी रिसाइकलिंग वगैरह होती है ऑर्गेनिक मैन्योर्स और उस तरीके के उन फॉर्म्स में, और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए फील्ड में किस तरीके से रोल करता है, इसको हम देखेंगे आगे। तो दूसरे पॉइंट में हमें बताना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमी है वहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलर 2022-23 साल की बात करूँ तो वहाँ पर 690,000 करोड़ रुपीज़ वो लाइफ स्टॉक सेक्टर से क्रिएट हुए थे। एंड ईयर 2019-20 की बात करें तो 581,000 करोड़ रुपए का इनकम जनरेशन वहाँ से हुआ था, या इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं। वो लाइफ स्टॉक सेक्टर में बहुत बड़ी कंसिडरेबल अमाउंट उस समय भी थी, और आजकल तो बहुत तेज़ी से बढ़ चुके गए 2-3 सालों में। फिर इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है डाइवर्सिफाइड इनकम में। जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं वहाँ पर हमेशा रिस्क फैक्टर और रिजिलियंस क्रिएट करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन इम्पोर्टेंट माना गया है। तो लाइफ स्टॉक एक डाइवर्सिफिकेशन का हमें तरीका अवेलेबल कराता है। फिर इंडिया की जो कंडीशन है या फिर स्टेटस है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर होता है बाकी दुनिया के कंपैरिजन में, और ये दिन ब दिन ये सेक्टर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर चीज़ें बताई गई है द रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। अब इस स्लाइड में इंडियन एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक के कंट्रीब्यूशन की चर्चा की गई है। 2019-20 और 2022-23 ये 2 साल का डेटा मैंने कंपैरिजन के लिए आ रखा है, 2-3 साल को गैप करके। 2022-23 का रिसेंट डेटा अभी अवेलेबल है। तो मिल्क प्रोडक्शन में हमारा 2019-20 में मिल्क प्रोडक्शन था 198 मिलियन टन्स, जो बढ़ के 230 मिलियन टन्स हुआ है विद द ग्रोथ रेट ऑफ 16.2%। ये एनुअल ग्रोथ रेट नहीं है, ये 2 सालों के कंपेरिजन की ग्रोथ रेट है। फिर एक प्रोडक्शन हमारा 114 बिलियन था 2019-20 में, जो बढ़ के 138 बिलियन हुआ है 22-23 में विद द ग्रोथ रेट ऑफ 21%। फिश प्रोडक्शन 2019-20 में 14.16 मिलियन टन्स था, बढ़ के 17.55 मिलियन टन्स हुआ है 22-23 में विद द ग्रोथ रेट ऑफ 23.9%। अब लाइफ स्टॉक की सेंसस की अगर हम बात करें तो 2019 का डेटा हमारे पास है, जहां पर यह पता चलता है कि टोटल लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन जो है इंडिया का 536 मिलियन था।
उसमें से भी बोवाइन जिसमें कैटल्स और बफेलोज आते हैं वो 303 मिलियन थे, शीप 74 मिलियन, गोट 148 मिलियन और पोल्ट्री बर्ड्स जो है सारे चिकन, डक, गिनी फॉल, क्विल, ये सारे मिला के 851 मिलियंस थे। ये सेंसन का इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास जानवर हैं तो उनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले इनकम स्टेबिलिटी में, रूरल इकोनॉमी में वो रोल प्ले करते हैं। कई बार हम बताते हैं कि जैसे कभी क्रॉप फेलियर हो जाता है तो ये जो सप्लीमेंट्री इनकम है यहीं से क्रिएट होती है। फिर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में इनका रोल है। और एग्रो इंडस्ट्रीज, जो अलग अलग तरह की एग्रो इंडस्ट्रीज है, जैसे लेदर इंडस्ट्री हो गई, डेयरी इंडस्ट्री हो गई, इनमें भी इनका बहुत सारा रोल है। इस स्लाइड में हम रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडियन फार्मिंग उसको डिस्क्राइब करेंगे। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पर पर्टिकुलर हम फोकस कर रहे हैं इंडियन फार्मिंग सिस्टम पर। क्या रोल हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यहाँ पर लाइव स्टॉक के द्वारा जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू होता है उसका रिसाइकलिंग बहुत इजी वे में होता है। जो बाय प्रोडक्ट या फिर रेजिड्यू क्रॉप्स का होता है उसका यूज हम फॉडर के लिए भी करते हैं। और उसके बाद लाइव स्टॉक यूनिट से जो यूरिन और काउडंग वगैरह जैसे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके सहायता से फिर हमें ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग करना भी पॉसिबल हो जाता है, जहां से हमें ऑर्गेनिक इनपुट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको हम वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट इस तरीके की चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है रोल इन वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट में ये चीजें बताई जा सकती हैं कि जो लाइवस्टॉक से होने वाले प्रोडक्शन है या इनकम है, जो मुर्गियों के वहाँ उनकी यूनिट से हो, दूध से हो, तो उस पर मैक्सिमम हक जो होता है, राइट जो होता है, विमेन का होता है। जनरली हम देखते हैं कि बाकी जो मेजर हमारे कंपोनेंट्स है, पर्टिकुलरली क्रॉपिंग सिस्टम, वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग और खर्चे का लेखा जोखा और इनकम का यूटिलाइजेशन ये जनरली फैमिली के मेल्स करते हैं, पुरुष करते हैं। लेडी वुमेन्स का बहुत ज़्यादा रोल, एक्टिव परफॉर्मेंस वहाँ पर होता है। सबसे ज़्यादा मेहनत महिला ही करते हैं, लेकिन इनकम यूटिलाइजेशन में या फिर इनकम पर उनका राइट ज़्यादातर देखा नहीं जाता है। लाइव स्टॉक में ऐसी चीज़ नहीं है। जनरली जो भी एग्स वगैरह सेल किए जाते हैं या दूध बेच जाता है, हम जनरली देखते हैं कि वो इनकम घर की महिलाओं के पास ही आ जाता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का हम यहाँ से उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वगैरह इन चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू रूरल इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है, चाहे आपके पास ज़मीन हो नहीं हो। स्मॉल होल्डर्स और या फिर लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको भी कुछ लाइव स्टॉक को मेंटेन करना पॉसिबल है और वहाँ से वो अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट बताया गया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में एज अ फाइनेंशियल बफर लाइफ स्टॉक कंपोनेंट काम करता है। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब जो रिसेशन वगैरह आते हैं, जब भी रिसेशन आते हैं किसी भी कंट्री ने, वो जनरली सेकेंडरी, टर्शियरी या हायर लेवल के सेक्टर्स होते हैं, सर्विस सेक्टर्स, बैंकिंग, वहाँ पर आते हैं। तो वो सेक्टर्स कोलैप्स हो जाए तो कंट्री की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर फिर बचा ले जाता है, जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। क्योंकि रिसेशन आने के बाद लोगों की इनकम कम हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, तो सारी चीज़ें खरीदना वगैरह बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा और उस पर्टिकुलर सेक्टर्स की ग्रोथ थम जाएगी, कम हो जाएगी। एग्रीकल्चर का ऐसा नहीं है, सब चीज़ें बंद हो जाए लेकिन लोग खाना पीना बंद नहीं करेंगे। इसलिए ये जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर का, वहाँ का बूम हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। फिर कंट्रीब्यूशन रूरल इकोनॉमी में थर्ड पॉइंट है पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, मतलब गरीबी को मिटाने के लिए यहाँ का सहायता ली जा सकती है। रूरल इंडस्ट्रीज, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज ऐसे बिजनेस के थ्रू किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल। पहले ही मैंने बता दिया है कि प्रोटीन्स, फैट्स, ये जो मेजर कंपोनेंट है हमारे डाइट के, उनके सोर्सेस एनिमल प्रोडक्ट से आते हैं, मिल्क, एग, मीट, और माल न्यूट्रिशन वगैरह इस तरीके से प्रॉब्लम से लड़ने के लिए भी ये चीज़ें काम करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है सपोर्ट टू क्रॉप प्रोडक्शन, ड्राफ्ट पावर टिलेज के लिए, सोइंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए
हमें बुलक्स और ऐसे एनिमल्स के माध्यम से मिलती है। कैमल वगैरह राजस्थान वहाँ पर हो कैमल, डोंकी, कई जगह जगह पर अपने अपने तरीके के एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं। फिर ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम लाइफ स्टॉक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं, उनका सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है, जहाँ से हमारा केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाता है। क्रॉप रेजिड्यू एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स जो है उनको, या फिर जो वेस्टेज होता है उसको हम हाईएस्ट यूटिलाइजेशन लेवल पर ले जा सकते हैं। 6th पॉइंट है प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जब हम इसको लाइफ स्टॉक एज ए कंपोनेंट रखते हैं तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, रेजिड्यू यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, इनके थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए जा सकते हैं। 7th है लाइवलीहुड रेजिलियंस एंड रिस्क माइग्रेशन। जब भी डाइवर्सिफिकेशन होता है लाइव कंपोनेंट्स के थ्रू, इसमें लाइफ स्टॉक कंपोनेंट के थ्रू, तो बिल्कुल वहाँ पर रिस्क कम हो जाती है। कोई मेजर कंपोनेंट फेल होते हैं तो लाइफ स्टॉक का वहाँ पर हमें फ़ायदा मिलता है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है फार्मर को, क्योंकि कई जो लोग होते हैं वो अपने शिप या गोट या फिर कैटल, बफेलो, इनके आधार पर उनको लोन मिल जाते हैं, तो कैपिटल अरेंजमेंट के लिए भी ये चीज़ें उनको काम में आती हैं। 8th है कल्चरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस। इंडिया जैसे कंट्री में शुरू से ही लंबे समय से रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस रहा है लाइफ स्टॉक का। अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हर किसी की, तो वहाँ से जो उसको पालने वाले हैं उनका प्रोडक्शन की बढ़ता है। जैसे इवनली बलि वगैरह देना, ऐसी प्रथाएं हैं, अपनी अपनी मान्यता है, उसको सही या गलत बोलना वो हमारा यहाँ पर काम नहीं है। लेकिन अगर कोई बलि के लिए बकरे खरीद रहा है तो बेचने वाला जो फार्मर है उसकी इनकम वहाँ से भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से भी इनकम बढ़ाने के लिए कल्चरल और सोशल हमारी जो कल्चर चीज़ें होती हैं वो काम में आती हैं। फिर लाइफ स्टॉक को एक सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी माना गया है। जिसके पास जितने जानवर हैं, गाय है, भैंसे हैं, बकरियां हैं, तो वो उतना ही प्रॉस्पेरियस माना गया है। तो ये हमारी मान्यताएं है सारी। फिर वेज टू इंटीग्रेट लाइफ स्टॉक इन फार्मिंग सिस्टम्स। अलग अलग तरीके हैं लाइफ स्टॉक को फार्मिंग सिस्टम में इंक्लूड करने के, उसके लिए मॉडल्स हैं। तो उनमें से मॉडल्स कहने से ज़्यादा ये है कि लोग आज के डेट में अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन के लोग लाइफ स्टॉक को कैसे इंक्लूड कर रहे हैं। तो उनमें से फर्स्ट आता है क्रॉप लाइफ स्टॉक मिक्स फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन था वहाँ पर हमने देखा था कि क्रॉपिंग सिस्टम के साथ लाइफ स्टॉक को डोमेस्टिकेट करना, ये मिक्स फार्मिंग बोलता है। वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हम फार्मिंग सिस्टम के मानते हैं, सॉइल फर्टिलिटी का डिग्रेडेशन रोकना, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी बढ़ाना, ये सारे यहाँ से अच्छे हो जाते हैं। फिर सेकंड आता है लाइफ स्टॉक इन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। कई सारे कंपोनेंट इकट्ठे किए जाते हैं, वहाँ से वेरिएशन जितना बढ़ता है उतना भले मैनेजर लेवल पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क उतनी ही कम हो जाती है और स्टेबल इनकम की अश्योरेंस हमें मिलता है। कहीं ना कहीं से इनकम मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। थर्ड आता है एग्रो पास्टोरल सिस्टम, जहाँ पर जानवरों को इरिड एंड सेमी इरिड रीजन्स में पर्टिकुलरली वहाँ पर चराया जाता है। मतलब ओपन ग्रेजिंग लैंड पर हर्ड्स लेके, जैसे नोमैडिक वगैरह हमने जो क्लासिफिकेशन देखे थे, वहाँ पर चरवाहे अपने हर्ड्स को लेके चरने के लिए निकल जाते हैं, तो वो एग्रो पास्टोरल सिस्टम होता है। फिर है लाइफ स्टॉक इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल इनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं एक्सप्लोर हो रही है। तो वहाँ पर वहाँ के प्रोडक्ट इनपुट्स बनाने के लिए लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा रोल है। जैसे FOIM, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट्स जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, तो इनको बनाने के लिए लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा रोल होता है। उनके बगैर वो चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। और केमिकल इनपुट जहाँ पर हम कम करते हैं, नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस के ऊपर जहाँ पर निर्भरता बढ़ती है, तो अल्टीमेटली इको फ्रेंडली फार्मिंग का कंसेप्ट को ये बढ़ावा देता है। यहाँ देखते हैं लाइफ स्टॉक डाइवर्सिटी इन इंडिया किस तरीके के हैं, कौन कौन से जानवर लाइफ स्टॉक में पाले जाते हैं इंडिया में। फर्स्ट कैटेगरी में बोवाइंस है, जिसमें कैटल्स एंड बफेलोज आते हैं। फिर शीप एंड गोट,
उसी में भी गए कुछ स्मॉल एनिमल्स आते हैं, रैबिट जैसे, फिर पिग भी आते हैं। उसके बाद पोल्ट्री बर्ड्स आते हैं जिसमें चिकन, क्विल, टर्की, डक, इनको पाला जाता है। और फिर कुछ डिक्लाइनिंग स्पीसीज हैं, कैमल, डोंकी, म्यूल्स मतलब खच्चर, इनकी संख्या कम होती जा रही है इसलिए इनको डिक्लाइनिंग स्पीसीज बोला गया है, लेकिन रूरल लाइवलीहुड में इनका भी बहुत बड़ा रोल है, आज भी है। देखते हैं कैटल एज अ कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स। कैटल का क्या इंपॉर्टेंस है? कैटल आर द बैकबोन ऑफ इंडियन फार्मिंग इकोनॉमी। अब यहाँ पर जो मैं कैटल वर्ड यूज कर रहा हूँ वो इन परसेप्शन ऑफ ओवरऑल डेयरी इंडस्ट्री है। टैक्सोनॉमिकली अगर कैटल की बात करते हैं तो उसमें बस काऊ आती है, गाय, लेकिन पूरे डेयरी एक जनरलाइज थिंकिंग से डेयरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कैटल इंक्लूड्स काऊ, बफेलोज और उनके बुल, बुलक्स, बछड़े, सारी चीज़ें उनमें आ जाती हैं। मेजर इंपॉर्टेंस इसमें इनका मिल्क प्रोडक्शन में, ड्राफ्ट पावर में, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स या नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट्स बनाने के में जो मैन्योर्स या पोएम वगैरह चीज़ें बननी है वहाँ पर, एक ओवरऑल रूरल लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं। अब कैटल की मतलब गाय और भैंसों की कुछ स्पीसीज के बारे में, ब्रीड्स के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली एग्रोनॉमिक परसेप्शन से ब्रीड्स का स्टडी इस कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कई सारे डिसिप्लिन के फैकल्टीज इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें डेयरी के भी है, वेटरनरी के भी हैं। और अगर पेपर सेटिंग के लिए ऐसे लोगों के पास चला गया जो उस फील्ड को, उस डिसिप्लिन को बिलोंग करते हैं, डेयरी, वेटरनरी, तो वहाँ पर ऑब्वियसली वो ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, वो अपने क्वेश्चन में, पेपर सेटिंग में इन्हीं चीज़ों का इंपॉर्टेंस रखेंगे। इसलिए हमारे यहाँ से कोई भी कमी ना रह जाए, इसलिए मैंने ये ब्रीड्स के बारे में भी डिस्ट्रक्शन दिया है। यहाँ पर नहीं, जितने भी लाइव स्टॉक है हर ब्रीड के बारे में हमने थोड़ा सा लिस्टिंग दिया है। तो कैटल में दो तरीके के ब्रीड्स है, एक है इंडिजिनस ब्रीड, मतलब हमारे यहाँ के लोकल ब्रीड, कंट्री के लोकल ब्रीड, यहीं से जो पैदा हुए हैं, यहीं के निवासी है शुरू से ही, ऐसे ब्रीड्स को इंडिजिनस ब्रीड बोला जाता है। और दूसरा सेकंड कैटेगरी आते हैं एग्जोटिक, जो बाहर से आए हैं, फॉरेन कंट्रीज के, जिनको यहाँ पर लाया गया था, और ये फॉरेन कंट्रीज के और उनके इंडियन के साथ, इंडियन ब्रीड्स के साथ किया गया क्रॉसिंग, वहाँ से बनते क्रॉस ब्रीड कैटल्स। तो इंडिजिनियस ने अलग अलग कैटेगरीज, सब कैटेगरीज है, उसमें है एक मिल्च ब्रीड्स, मतलब इनकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी हाई होती है, जिसमें गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठिया और थारपारकर ब्रीड्स है। फिर ड्राफ्ट ब्रीड्स आते हैं जो हमारी मेहनती काम होते हैं खेतों में, टिलेज में, ट्रांसपोर्टेशन में, वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। इनमें अमृत महल, कांगायाम, हल्लीकर, बारगर और मालवी, इस तरीके के ब्रीड्स हैं। फिर थर्ड कैटेगरी आती है डुअल पर्पज, मतलब जो कुछ हद तक मिल्क भी अच्छा देते हैं और ड्राफ्ट पावर में भी इनका यूज होता है, तो ओंगल, हरियाणा, देवनी, कांकरेज, कृष्णा वैली, ऐसे ब्रीड्स हैं। यहाँ पर हमारे एक बुंदेलखंड का एक और ब्रीड भी एज ए सेपरेट ब्रीड आइडेंटिफाइड है, जिसको हम केन कथा बोलते हैं। आपके अगल बगल में, इस विश्वविद्यालय में, इस पूरे बुंदेलखंड में आपको जितने भी ये ब्रीड दिखेंगे ओरिजिनल, अब उनमें भी काफ़ी सारा क्रॉसिंग हो चुका है, लेकिन ओरिजिनल कैरेक्टर का अगर हमें कुछ मिल जाए तो वो होते हैं केन कथा ब्रीड्स। तो एग्जोटिक ब्रीड्स की अगर हम बात करें तो उसमें होस्टन फ्रिजन, जर्सी, ब्राउन स्विस और आयरशायर, ये ब्रीड्स हैं। इन ब्रीड्स का नेटिव ब्रीड्स के साथ जब क्रॉसिंग किया गया तो कुछ ब्रीड्स डेवलप किए गए, जो हमारा इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर बरेली में, और एक एनडीआर है करनाल में, वहाँ इन्होंने कुछ क्रॉस ब्रीड्स तैयार किए हैं। इनमें से एक है करण फ्राइज, जो होस्टन फ्रिजन और थारपारकर का क्रॉस है। फिर सुनंदिनी, जो या तो होस्टन फ्रिजन या फिर जर्सी का किसी सुटेबल इंडिजिनस ब्रीड्स के साथ इन्होंने क्रॉस किया है। करन स्विस है जो ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस है। फिर फ्रिजवाल, जो होस्टन फ्रिजर और साहिवाल का क्रॉस है। फिर जर्सिन, जो जर्सी और रेड सिंधी का क्रॉस है। इसके बाद कुछ बफेलो के इंपॉर्टेंट ब्रीड्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी, महसाना, भदावरी, सुरती, नागपुरी, तोड़ा और पंढरपुरी, ये यहाँ पर बफेलो के ब्रीड्स हैं। अलग अलग ब्रीड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे इंडिजिनस
ब्रीड्स है उनमें भी मिल्च काउज, उनका मिल्क यील्ड अप्रोक्सीमेटली 5 to 12 लीटर्स पर डे होता है। लैक्टेशन यील्ड में मतलब एक पीरियड के लैक्टेशन के साइकिल में 1200 से 1500 लीटर दूध देती है। फैट परसेंटेज में अच्छा खासा फैट परसेंटेज होता है, 4.5 से 5% तक। पर डे का डंक प्रोडक्शन 10 से 15 किलो होता है। और डिसीड रेजिस्टेंस होती है, एडेप्टेबल टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऐसे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर क्रॉसब्रीड काउज आती है जिनका एवरेज मिल्क यील्ड है 12 to 20 लीटर्स पर डे। ये तो एवरेज तरीके से बताया गया है, मैंने 30 लीटर पर डे मिल्क देने वाली गाय भी देखी है, हमारे यहाँ पर भी थी। लैक्टेशन यील्ड के अगर हम देखेंगे तो कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा होता है, 2500 से 4000 लीटर एक लैक्टेशन यील्ड साइकिल में। फैट कंटेंट में थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू अपने इंडिजिनस कैटल, 3.5 से 4% तक। और डंक प्रोडक्शन का ज़्यादा होता है क्योंकि वजन और वो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर इनका हेवी होता है एज कम्पेयर टू इंडिजिनस कैटल्स। तो मिल्क यील्ड के लिए ये फेमस है, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कुछ कंडीशंस के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिसीज, और उनके लिए बहुत तेज़ी से ये उसके चपेट में आ जाते हैं, तो इसलिए इनके बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। फिर एग्जॉटिक ब्रीड्स काउ जो प्योरली एग्जॉटिक है, वहाँ पर जो होस्टन फ्रीजर, जर्सी, आयरशायर इनकी बात हमने की थी, इनका मिल्क यील्ड बहुत ज़्यादा होता है, 15 से 30 लीटर। और टोटल लैक्टेशन पीरियड में भी 6000 लीटर तक मिल देती है। फैट परसेंट इनका कंसिडरेबली कम होता है सिग्निफिकेंटली। काउडंग प्रोडक्शन भी ज़्यादा देती है। और ये कमर्शियल डेयरीज के लिए रिकमेंडेड है जहाँ पर बहुत इंटेंसिव केयर की जाती हो। इनके साथ वही प्रॉब्लम है ये इंडियन कंडीशन में, जो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स है, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी, इनके बहुत सफ़र करती है। बफेलो का है, फिर बफेलो का एवरेज मिल्क यील्ड है 7 से 15 लीटर तक है। और ओवरऑल लैक्टेशन पीरियड में 2000 से 2500। फैट परसेंट सबसे ज़्यादा होता है बफेलो में, 6 to 8%। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं अलग अलग। यहाँ पर बताया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल इन सस्टेनेबल लाइवलीहुड। अगर आप शुरू की बातें देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन फार्मिंग सिस्टम, वहाँ से कई बातें यहाँ पर आपको मिलती जुलती दिखेगी, लेकिन एग्जामिनेशंस में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने हर लाइव स्टॉक का जो एलिमेंट है, मतलब हर जानवर जो है उसके अलग अलग इंपॉर्टेंस बार बार लिखे है। वो रिपीटेड तरीके से लगेगा, लेकिन समझने में और लिखने में हमें सहायता हो, इसलिए इसको किया गया है। तो कैटल का क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, जो जो वहाँ से चीज़ें तैयार करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उनका होता है। फिर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मिल्क का मतलब रिचनेस होता है प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स में। फिर सॉइल फर्टिलिटी एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोडक्शन में इनका सहयोग होता है काउडंग के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू कैटल फार्मिंग, जो कैटल डायरेक्ट जैसे डेयरी इंडस्ट्री और उसके बाद में आने वाली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेदर वगैरह जैसे हम बात करते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अच्छे खासे चांसेस हैं। फिर है रिजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज एंड वेरिएबिलिटी। जब भी डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है, अलग अलग कंपोनेंट्स को लाया जाता है, तो ऑब्वियसली रेजिलियंस सिस्टम में लाने के लिए मदद होती है। सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ कैटल, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कई सारे रिलीजियस और ट्रेडिशनल वैल्यूज है कैटल की, फेस्टिवल्स और उन चीज़ों में यूज करते हैं। फिर कैटल बेस्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी, कैटल से या तो गोबर से हम बायोगैस बना सकते हैं, बायोगैस से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होता है, और इस तरीके से हमें एनवायरमेंटल सेफली एनर्जी सोर्सेस का की हेल्प हमें ये लाइव स्टॉक से या कैटल से मिलती है। तो इस वीडियो में इतना सफिशिएंट है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे शीप, गोट, पिग और जो स्मॉल एनिमल्स है, रैबिट वगैरह, ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।